लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका अखिलेश यादव का पुतला। अखिलेश के बयान का जताया विरोध। माफिया और मठाधीश में फर्क न होने का दिया बयान। उत्तराखंड भाषा संस्थान ने हिंदी दिवस समारोह का किया आयोजन। सीएम ने छात्र छात्राओं को किया सम्मानित। कहा, हिंदी भाषा का नहीं, हमारी संस्कृति, गौरव और पहचान का उत्सव। रानीखेत में लगातार बारिश के चलते कई जगह सड़क मार्ग बंद। भूस्खलन के चलते मलबे की चपेट में आई दुकानें। अस्पताल खाली कराने के भी निर्देश। नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। एचएनएन पर 3 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच सपा अध्यक्ष ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर अखिलेश, भारतीय अखाड़ा परिषद और बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने कार्यकर्ताओं ने सपा अध्यक्ष का पुतला फूंका। बता दें कि सपा अध्यक्ष ने कहा कि मठाधीश और माफिया में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब अखिलेश यादव के बयान पर एक तरफ जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने नाराजगी जाहिर की है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। नहीं, अगर आप डिक्शनरी उठा के देख लो भाई डिक्शनरी तो आपको भी उठा के देखनी पड़ेगी। और ये सूची, ये जो जानकारी आप मुझसे ले रहे हैं, जो मुझसे कह रहे हैं, सरकार ने खुद जारी किए हैं, कई अखबारों ने खुद जारी किए हैं वो नाम, वो नंबर्स। तो जो हमारे साथी यहाँ पूछ रहे थे, बताओ उसमें पीडीए परिवार के लोगों के 60 से लेकर 70% लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं हुआ है? और जो 42 अन्य दिखा रहे हैं आप, अगर आंकड़ा और डाटा ठीक है, तो सबसे ज्यादा फेक एनकाउंटर अगर किसी के हुए हैं तो पीडीए के परिवार के लोगों के ही हुए हैं। ये तो सरकार खुद दिखा रही है, ये कोई मेरे आंकड़े नहीं है। और फिर जो सवाल हमसे पूछ रहे हैं, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का या कोई चीफ मिनिस्टर 16 नामों की सूची गई हो, केवल 2 नाम पढ़े गए हो जो मौके में नहीं थे, सीसीटीवी कैमरे में नहीं थे? वो क्यों? ये वो लोग हैं जो हारे हुए लोग हैं, और कई बार जो खुद होते हैं, जो खुद हैं वो जो जातिवादी, वो दूसरों पे आरोप लगाते हैं। अभी कमजोर हैं, कमजोर जो व्यक्ति कमजोर होता है वो ज्यादा गुस्सा दिखाता है। और अभी तो यूपी से हार शुरू हुई है, अभी हरियाणा देखिएगा, जम्मू कश्मीर देखिएगा। देखिए, अभी अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान आया है जिसमें उन्होंने माफिया और मठाधीश को एक समान माना है। और ये कोई अचानक दिया हुआ बयान नहीं है, ये इसकी पूरी क्रोनोलॉजी आप समझेंगे, सोचा समझा बयान है। अभी कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी ने भी संसद में हिंदुओं को हिंसक करार दिया था। इस घटना के बाद जो मुलायम सिंह जी ने हमारे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, वो यादें भी ताजा हो गई हैं। आप देखिए, अखिलेश यादव चाहते तो व्यक्तिगत एक मुख्यमंत्री पर भी हमला कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उनके वस्त्रों पर, हमारे भगवा पर हमला किया है। ये जो अखिलेश यादव हैं, मैं इनको चुनौती देता हूं कि जो हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, उनको चुनौती दे रहे हैं, उनको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। वो धर्म
जो इस देश और दुनिया में सबसे ज्यादा आपराधिक और आतंकवादी घटनाओं में लिप्त रहता है, अगर उनकी हिम्मत है तो उनके धर्म गुरुओं के बारे में ऐसी टिप्पणी करके दिखाएं तो उनको उनकी हैसियत पता लग जाएगी। साथ ही मैं उनसे यह भी कहना चाहता हूं कि अब जनता यह भी समझ गई है जो उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध है, इसके पीछे सफेद पोश लोग कौन है, इस बयान के बाद यह भी सिद्ध हो गया है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रतीक के रूप में अखिलेश यादव के इस बयान की निंदा करते हुए उनका पुतला फूंकने का काम करने वाला है। इसी पर अधिक जानकारी हम लेते हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन ले लेता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन आईसी भदौरिया फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी जिस तरीके से अखिलेश यादव एक बयान देते हैं और उसके बाद उस बयान का विरोध भी शुरू हो गया है, इस बयान के क्या मायने? देखिए, अखिलेश जी इस टाइम 7 साल से सत्ता से बाहर हैं और जिस तरह से योगी उत्तर प्रदेश में जो कार्य कर रहे हैं उससे अखिलेश और अखिलेश के गुर्गों की कमर टूट चुकी है। डेली अखिलेश के गुर्गे या तो जेल में जा रहे हैं या फिर और कहीं जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक जो संरक्षण रहता है तो ये लोग इन राजनेताओं को पैसे कहीं ना कहीं से वसूलिया करके देते हैं। तो आज अखिलेश की हर तरह से कमर टूटी हुई है। उनके जितने गुर्गे हैं वो जेल में जा रहे हैं या मारे जा रहे हैं। पैसा उनकी आमदनी वो बंद हो चुकी है। तो उन्हें लगने लगा है कि ये 7 साल तो है ही, अगर 2027 में भी विधानसभा चुनाव होंगे तो उसमें हमारा कोई चांस नहीं है। फिर दूसरी बात एक और है कि अखिलेश इस बात को आप वो बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि उनका बीजेपी से तो कंपटीशन कभी था ही नहीं, ना कोई वो बराबर में आते हैं। अब उनका कंपटीशन राहुल गांधी से जरूर हो गया है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां मुस्लिम वोट की जो है ना हिमायती है, उनके लिए जो है ना हिंदुत्व का विरोध करती है। अब ये तो एक दूसरे ये सोच रहे हैं कि हम ज्यादा हिंदुओं का विरोध कर लें, राहुल सोचते हैं हम कर लें, अखिलेश सोचते हैं हम कर लें। जितना हम बोले हिंदुओं का विरोध करेंगे मुस्लिम हमारे पक्ष में आ जाएगा। तो अब कंपटीशन इन दोनों जनों का चल रहा है मुस्लिम वोट के लिए। तो राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश यादव हो, ये दोनों ही बौखलाए हुए हैं, मुस्लिम वोट के लिए इतने अंधे हो चुके हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है तो इनको यही फर्क नजर नहीं आ रहा कि डाकू और डकैत में क्या अंतर होता है। आज इन्होंने पूरे देश के जितने बड़े बड़े महंत मठाधीश हैं, साधु संत हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खपा दी समाज के लिए काम करने में, समाज को धर्म के रास्ते पे चलाने, आज जो उनको कह रहे उनको डकैत बता रहे हैं। क्या इनकी सोच है? तो मैं तो यही कहूंगा कि आज अखिलेश अपने पिताश्री को भी छोड़ के आगे निकल गए, क्योंकि उनकी भी यही सोच हुआ करती थी। वो भी कहते थे बलात्कारियों को बोले लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, ठीक है। कैप्टन आईसी भदौरिया, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं सपा का वर्जन इसमें ले लेता हूं, आप भी सुन लीजिएगा क्या बोले। धर्मेंद्र सिंह है, प्रवक्ता हैं सपा के। धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका चैनल पर। अखिलेश जी के बयान के बाद जिस तरीके से आरोपों की राजनीति तेज हो गई, पुतले फूंकने लग गए हैं, और साफ तौर पर भाजपा का ये कहना है कि आप लोग एक विशेष समुदाय की वोट की राजनीति कर रहे हैं, और दूसरा जो ये बयान आया है, इस बयान के बाद माफिया और मठाधीश, तो मठाधीश के तौर पर आप लोगों ने सबको टारगेट कर दिया, इस वजह से विरोध है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है अब ये तो यही लोग जाने, चूंकि इनको लोकसभा के चुनाव में जनता ने जो आईना दिखा दिया है, इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो जो मिर्ची लगी हुई है उससे उबर नहीं पा रहे हैं, उसी में परेशान है। सवाल ये है कि भारतीय जमीन पार्टी जो है, जो इसके लोग, इसके नेता जमीन पे कब्जा करना, तालाब पे कब्जा करना, और अयोध्या जैसे पवित्र स्थल प्रभु श्री राम के नाम पे जहां जिनको लेकर के, जिनको बेच के राजनीति करना चाहते हैं, वहां पे देखिए किस तरह जमीन घोटालों में लोगों के नाम आ रहा है। अच्छा होता है कि भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकारें इधर उधर की बात करने के बजाय जन कल्याण पे ध्यान देती, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, नौजवानों से जो इन्होंने नौकरियों का वादा किया था उस पर ध्यान देती। लेकिन किस तरह से ये सरकार को एक गिरोह की तरह चला रहे हैं, किस तरह से भाई पूरा देश देख रहा है, चाहे फेक इनकाउंटर हो, चाहे फर्जी बुलडोजर पर लगातार कोर्ट सवाल उठा रहा है। इसके पहले नाम पता वाले डिस्प्ले पर कोर्ट ने सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया। इसके पहले किस तरह से पोस्टर लगा रहे थे जाति और वर्ग विशेष के लोगों का, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकारा, डंडा लगा, रातों रात इनको नगर निगम की गाड़ियां लगा करके ये उतारना पड़ा।
तो सवाल ये भी आप ही देखा होगा, किसी सरकारी स्कूल में छत टपक रही, बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, ये सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि आप करना, वो ठीक है कि आप जिस तरीके के, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, राजनीति में कोई नई बात नहीं है, बल्कि अभी हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुआ उसमें तो ऐसे ऐसे आरोप लगे कि शायद आम व्यक्ति ने सोचा भी नहीं होगा कि राजनीति में इन शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन माफिया और मठाधीश को थोड़ा सा समझा दीजिए, इस बयान के पीछे इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये ठीक का है? मठाधीश किसे कहते हैं? मठाधीश का मतलब होता है जो तमाम तरह के जमीनों पे बैठ करके कब्जा करने वाले, इधर का मैनेजमेंट उधर का मैनेजमेंट, जो फर्जी 2 नंबर का ठेका लेने वाले, गलत काम कराने वाले, वो लोग मठाधीश है। हिंदू मिथोलॉजी में जो आदि शंकराचार्य ने मठ स्थापित किया था तो वहां पर मठाधीश नहीं बैठाए थे, वहां शंकराचार्य बैठाए थे। मठाधीश का हमारे यहाँ बड़ा खराब माना जाता है समाज में। ये तो मठाधीश है, बैठकबाज है, जो गलत कामों को प्रश्रय देने वाले हैं। वही तो अखिलेश जी ने कहा, क्या गलत कहा है? ठीक है। और लगातार ये पहले से सुर्खियों में रहे हैं। ये तो अकेले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे देश के चुने हुए जिन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया। किसको मठाधीश कहेंगे? अकेले मुख्यमंत्री रहे होंगे जिन्होंने रेप का मुकदमा दर्ज हुआ इनके गुरु पर, देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री पर, उसको वापस लिया। तो ये मठाधीश नहीं, इनको तो और क्या कहा जाएगा? अच्छा ठीक है, अब मैं जवाब ले लेता हूँ। कैप्टन आईसी भदौरिया, मैंने मठाधीश की परिभाषा पूछी, उन्होंने कहा थी मठाधीश वो होते हैं जो गलत काम करते हैं, सपा की परिभाषा है ये, और उनका ये भी कहना है कि जो मठों में बैठे हुए वो शंकराचार्य हैं, वो मठाधीश नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास ना तो बोलने के लिए कुछ है, ना इनके पास कोई मुद्दे है, तो ये ऊट पटांग जवाब देते हैं। इन्हें यही पता नहीं मठाधीश क्या होता है। अरे मठाधीश वो है जो हमारे परंपरागत जो मठ मंदिर हैं, उनके जो पुजारी हैं, जो शुरू से परंपरागत चले आए, उनको मठाधीश कहा जाता है। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि इनको मठाधीशों में और डकैतों में अंतर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इनके यहाँ सब एक ही है। इनके यहाँ जितने हैं सब, जब समाजवादी सरकार थी, आपने कभी सुना कि किसी मुस्लिम समाज के व्यक्ति पे या यादव पे कभी मुकदमा दर्ज हो? अगर गलती से हो भी गया तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होती थी, सालों साल निकल जाते थे। मगर आज इन्हें मालूम है कि ये जरासी भी की गलतियां करते हैं तो कानून अपना काम हंटर चला देता है। तो वो दर्द इनको कहीं ना कहीं उभर रहा है। आज अखिलेश के दर्द तो वही है कि आज उनके जितने गुर्गे हैं वो ठोके जा रहे हैं। आज उनकी तानाशाही नहीं चल रही है, आज वो वसूली नहीं कर पा रहे। जिस तरह से बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, और क्या वो दुनिया भूल गई जिस तरह से मथुरा में जिस पार्क पे राम वृक्ष की आदत से इन्हीं अखिलेश जी ने कब्जा करवाया था, उसमें एक इंस्पेक्टर, 2 SHO और करीब 8-10 सिपाही खत्म हुए थे। किसने करवाए थे? समाजवादी के शासनकाल में हुए थे। ठीक है भदौरिया जी, आप माफिया और मठाधीश पर जो बात हो रही है, आप दोनों का मैं शुक्रिया करूंगा। बाकी जनता जानते हैं कि माफिया किसको कहते हैं और कौन मठाधीश होता है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान ने हिंदी दिवस समारोह 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और राजपुर रोड से विधायक खजान दास ने भी शिरकत की। जहां सीएम ने छात्र छात्राओं को सम्मानित किया, वहीं सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा कि हिंदी सिर्फ हमारी भाषा नहीं बल्कि हमारे राष्ट्र की आत्मा और गौरव का प्रतीक है और हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम सभी अपने सामान्य बोलचाल में हिंदी के शब्दों को प्राथमिकता दें और देश की इस गौरवशाली धरोहर को समृद्ध बनाएं। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा अभी आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने यहाँ पर बहुत विस्तार से उनके बारे में बताया, मैं उनकी सबकी प्रशंसा करता हूँ, बहुत इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से आपने कई सारे नवाचार किया है और नवाचार के माध्यम से हमारे नए उदयमान लोगों को भी और भाषा के क्षेत्र में काम करने वालों को भी, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का काम, उनको इस दिशा में और ऊर्जान्वित करने का काम, और एक कैटालिस्ट की जो भूमिका होती है, कैटालिस्ट की भूमिका को सरकार के माध्यम से, भाषा विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। यह प्रयास हमारी जो भाषाई विविधता है और उनके विकास के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा भाषाओं और परंपराओं के प्रति
समर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए आप सबको पता होगा कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के तहत जो हमारे उत्कृष्ट साहित्यकार हैं उन सभी को सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पर मुझे ये भी बताया गया है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए भी वित्तीय सहायता योजना के तहत 17 हमारे साहित्यकारों को अनुदान प्रदान किया गया है। यह हमारे लेखकों के लिए भी एक प्रेरणा है जो निश्चित रूप से साहित्यिक परिदृश्य को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। भाइयों बहनों, आज जब हम वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बना रहे हैं, आज दुनिया के अंदर भारत एक नए भारत के रूप में दुनिया का सिरमौर भारत बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए, एक कालखंड वह भी था जब हमारे देश की बात बोली जाती थी, लेकिन दुनिया के मंचों पर, वैश्विक मंचों पर उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था। आज का समय बदल गया है। आज दुनिया की दृष्टि हमारे देश को या हमको देखने की बदल गई है। अब दुनिया के अंदर कोई भी बड़ी घटना होती है तो पूरी दुनिया भारत के रुख का इंतजार करती है कि भारत क्या बोलने वाला है, भारत का रुख क्या होने वाला है। तो ऐसे समय में हिंदी का प्रचार प्रसार भी और हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गया है। हमारी नई पीढ़ी को हिंदी के प्रति जागरूक करना, इसका प्रयोग बढ़ाना और इसे तकनीकी युग में सशक्त रूप से स्थापित करना, ये हम सबका कर्तव्य भी है, हम सबका दायित्व भी है कि हम इसको और सशक्त तरीके से अपने आसपास, अपने आने वाली पीढ़ी को भली भांति उनको जो है सौंपते जाएं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा हिंदी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष रूप से आप सबने देखा होगा, दुनिया के अंदर सबसे लंबा एपिसोड जो उनका मन की बात का कार्यक्रम है, उसके अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का उपयोग करने से हिंदी को एक वैश्विक पहचान मिली है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व भर में हिंदी बोलने वालों की संख्या में भी अब तेजी से वृद्धि हो रही है। मुझे गर्व है कि मैं भी उस संगठन का हिस्सा हूं जहां हिंदी को हमेशा राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण देने का श्रेय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाता है, जिन्होंने हिंदी को आत्मसात किया और हमेशा उन्होंने हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए संपूर्ण जीवन भर काम किया। और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए हिंदी को वैश्विक स्तर पर स्थापित कर रहे हैं। और आपने देखा भी होगा कि बड़े मंचों पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हिंदी का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि पहले के समय में काफी नुकसान हिंदी का हुआ, उसकी भरपाई आज पूरी शक्ति से की जा रही है। पुराने समय में जो न्यूनता रही है उसको विस्तार देने का काम हो या उसमें अधिकता लाने का काम हो, लगातार हो रहा है। हम अपनी भाषा और मातृभाषा पर गर्व करते हैं। इससे विकसित करने के लिए समग्र दृष्टिकोण के साथ निरंतर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, अभी हमारे खजानदास जी ने भी कहा और सुबोध भाई भी लगातार इसके लिए प्रयास करते हैं। और मुझे समय समय पर जब भी कहते हैं तो मेरा भी हमेशा प्रयास रहता है कि हिंदी का उत्थान हो, हिंदी का संवर्धन हो, हिंदी का विकास हो। उसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी निर्णय करना पड़े तो हम थोड़ा सा भी नहीं हिचकते हैं, थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटते हैं। और अनेक मंचों पर आज शिक्षा जगत में भी एक सरकारी मंचों पर भी एक अभूतपूर्व स्थान आज दिया जा रहा है। अभी मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, ऐसे जटिल विषयों की पढ़ाई हिंदी में हो रही है, जो कुछ समय पहले तक केवल एक कल्पना थी। हिंदी का जो गौरव है उसको कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी हिंदी को एक नए मुकाम तक ले जाएगी, एक नई ऊंचाइयां प्रदान होगी। भाइयों बहनों, आज हिंदी दिवस पर हम सबको यह भी संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी मातृभाषा हिंदी का सम्मान करें, इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, इसे विश्व के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित करने में अपना योगदान दें। हिंदी 21वीं सदी की सशक्त भाषाओं में से एक
बनाने का दायित्व हम सबका है। उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषा से भी शुरू करें और इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। और मैं तो हमारे ये सब जो भविष्य के कर्णधार हैं उनसे जरूर कहूंगा कि अनेक भाषाओं को आप सीखने का प्रयास करिए।